सो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले होमवर्क कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में दिया, उसमें वो होमवर्क देखो कैसा था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने दिया था होमवर्क, वो सबसे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यार, यस, देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन दे रखा है फाई कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसमें लिख के रखा है क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था, कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल, रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये मैंने दिया था होमवर्क में ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड, ये क्वेश्चन दिया था? नहीं नहीं दिया था ये क्वेश्चन होमवर्क में? इधर लिखा नहीं था ये क्वेश्चन? लास्ट में लिखा था, सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो मेरे सबसे यही होना चाहिए। वर्क फंक्शन इतना दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। व्हाट आई सेइंग मैन? नहीं दिया था ये नहीं दिया था। क्या? ये वाला नहीं दिए थे। ओके, जस्ट सॉल्व इट देन। द क्वेश्चन इज, एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है एंड द रेडिएशन विच इज इंसिडेंट ऑन मेटल इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट एंड इधर से स्टार्ट करना है। मतलब होमवर्क बताओ मुझे, सॉल्व। आई विल गिव यू सम टाइम, मतलब 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, जितना समय लगे। इट डिपेंड्स ऑन यू मैन। देखो क्वेश्चन क्या है, वापस मैं बता रहा हूँ। एक मेटल की सरफेस है, एक मेटल की बॉडी है। उस मेटल की बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट रेडिएशन गिरा रहे हैं। इंसिडेंट रेडिएशन गिरा रहे हैं। वो जो रेडिएशन आ रही है वो हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से एमिट हो रही है। सो बेसिकली जब मैं मेटल पे फोटॉन गिरा रहा हूँ तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रही होगी, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एमिटेड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दैट एमिटेड इलेक्ट्रॉन, कि तुम कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओगे इलेक्ट्रॉन रुक जाए। एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये तो एक्सरसाइज 2 में भी आया हुआ सवाल है, नीट वाले में। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो, सी, टाइम्स अप। हाँ ओके, कोई बात नहीं। वेल डन, वेल अप्रोच। देखो, वेल अप्रोच। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें पूछा क्या है? तुम्हें पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन बता सकते हो कोई? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे यार, ये तो आसान क्वेश्चन है। वी एस इक्वल टू अब काइनेटिक मैक्सिमम के बाई ई, मैक्सिमम ये ई। था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता है तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। दिस इज द नॉलेज दैट वी हैव फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर। बेसिकली यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है पता है? यहाँ पे दिक्कत हो रही है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, ये दिक्कत दे रहा है। दिक्कत कुछ है नहीं। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है? देखो, हाइड्रोजन का जो तुम एटम लेते हो, हाइड्रोजन का जो एटम लेते हो, मान लो ये एटम है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के एटम में 1 H1 मान लो, तो इसमें इसका कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, कोई बता सकता है? इसमें एक प्रोटॉन है और 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 एक इलेक्ट्रॉन है, बस यही है। न्यूट्रॉन तो जीरो है इसके अंदर में। ठीक है, तो देखो क्या होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में। मैं तुम्हारे सामने ना बहुत सारे शेल्स बना रहा हूँ, बहुत सारे ऑर्बिट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो n बराबर 1 वाला ऑर्बिट है, ये n बराबर 2 वाला ऑर्बिट है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है, और ऊपर सबसे n बराबर इनफाइनाइट वाला ऑर्बिट बना दिया मैंने।
अभी क्वेश्चन को छोड़ो, पहले ये समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पे बहुत सारा ऑर्बिट बना दिया। पहला ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? पहला ऑर्बिट का -13.6 वही होता है। हाँ 13 पॉइंट कुछ होता है माइनस का। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, एनर्जी कैसे निकालते, कोई भी ऑर्बिट का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आता है ये चीज़, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत काम का चीज़ है ये। तो जो एनर्जी होता है ऑफ द ऑर्बिट, ऑफ एनी ऑर्बिट, फॉर एग्जाम्पल nth ऑर्बिट है या कोई भी ऑर्बिट ले लो, ई एन का वैल्यू जो होता है वो -13.6 बाई एन स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑर्बिट का एनर्जी का इक्वेशन यही है और इसी से तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो जब n का वैल्यू जब तुम 1 लिखोगे तो E1 क्या आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला ऑर्बिट का एनर्जी होता है। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी मुझे निकालना हो तो कैलकुलेट करके इसमें बता सकते हो क्या एनर्जी आएगा? अगर सेकंड ऑर्बिट के एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट के बारे में बात चल रहा है। फॉर एन बराबर 1 मतलब पहला ऑर्बिट, एन बराबर 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, एन बराबर 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट। तो फॉर द सेकंड ऑर्बिट द इक्वेशन विल बी -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो बताओगे कितना आएगा, माइनस 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, थर्ड ऑर्बिट के लिए आएगा हाँ -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट के लिए बता सकते हो -0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बता सकते हो -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमें टाइम पे जब हम तैयारी करते थे तो हमें ये वैल्यू याद रहती थी ऑनेस्टली, मतलब कि पहला ऑर्बिट का -13.6 है, दूसरे का -3.4 है और 3 का आधा कर देते, साढ़े मतलब 3 का आधा लगभग 1.5, तो 1.5 और 1.5 का आधा मतलब 80.8 समथिंग, ऐसे मैंने याद किया था, ठीक है। और n बराबर इन्फिनिटी का एनर्जी जो है उसको जीरो मान लो, क्योंकि अगर इधर मैं n का वैल्यू इन्फिनिट करूंगा तो 1/इन्फिनिट जीरो होता है, ठीक है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो मुझे बताओ कि तुम्हारे सामने मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में रखा हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके पहली ऑर्बिट में आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी वही जो ऑर्बिट की एनर्जी थी, यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो सेकंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन छलांग मार दिया। जैसे ही सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ने छलांग मारा तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर जाने के कारण क्या हुआ, उसमें जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, बाहर एस्केप आउट हो गई और यही फोटोन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम है, मैंने बहुत बार बताया है, बताया कि नहीं बताया है? तो ये जो फोटोन एनर्जी निकालेगा तो ये फोटोन की एनर्जी क्या होगी बताओ, ये फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ये डिफरेंस ही होगा और क्या। देखो n बराबर 1 मतलब वो एनर्जी है ऑर्बिट की, n बराबर 2 में कोई एनर्जी है बेसिकली। एक सेकंड रुकना, हाँ ये नहीं, ये तो अभी भी ऑन है, ये ऑफ हुआ क्या, हाँ ये ऑफ हो गया। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये समझ में आ रहा है। n बराबर 1 पे एनर्जी है, n बराबर 2 पे एक एनर्जी है। n बराबर 1 वाली एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और n बराबर 2 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो लो टू हाई जा रहा है, अरे लो टू हाई -13.6 बहुत कम एनर्जी होता है, -3.4 ज़्यादा एनर्जी होता है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। ये नेगेटिविटी के बारे में बात चल रही है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़्यादा एनर्जी है, -3 की और ज़्यादा है, -4 की और ज़्यादा है, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे कूदेगा तो क्या होगा, उस जो जितना भी एनर्जी पॉजेस करता था उसको लिबरेट आउट कर देगा, एंड दैट वुड बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वुड बी द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, एंड इसका वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो? इसका वैल्यू आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अगर मान लो कि n बराबर 3 से n बराबर 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना फोटोन का एनर्जी निकलेगा, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस कर दो जिस पे है, जिस पे जा रहा है फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, क्योंकि वही डिफरेंस एनर्जी वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर देगा अपना एनर्जी। ये बड़ा आसान है, एक अपने हाई एनर्जी पे एक लो एनर्जी पे, अगर विश्वास नहीं होता तो एक काम करना, बॉल को लेना, बॉल के पास मान लो 100 जूल एनर्जी है हवा में, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है, और वो ग्राउंड का एनर्जी 0 जूल है। तो जैसे ही बॉल को तुम छोड़ोगे तो बॉल क्या चली जाएगी, ग्राउंड पे चली जाएगी, और जितनी भी एनर्जी थी जो वो एनर्जी क्या हो जाएगी बाहर, क्योंकि ग्राउंड पे तो 0 एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो 100 का 100 जूल एनर्जी क्या करेगा, वो लिबरेट आउट कर देगा बॉल, है ना। तो वैसे ही है, तो ये अपने हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाएगा
तो मुझे बताओ इधर क्या क्या है होगा इसका वैल्यू 12.1 होगा, सेकंड से 1 पे, थर्ड से 1 पे जाने का। अच्छा मुझे बताओ n बराबर 4 से अगर मैं इधर करूँ तो क्या होगा, n बराबर 4 से 12.75 होगा, डिफरेंस ही है और कुछ तो नहीं है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रॉन को उसके फर्स्ट ऑर्बिट पे ले जाऊँ तो कितना एनर्जी निकलेगा बता सकते हो? जो फोटोन का एनर्जी निकलेगा वो माइनस होगा प्लस, मान लो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, 13.6। ठीक है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, राइट। इस पे तो कोई डाउट नहीं है, ये तो क्लियर है। हाँ अच्छा अब सुनो, कुछ ये हाइड्रोजन के बारे में मैंने बात की। अच्छा वैसे ना ये n बराबर 1 मतलब क्या हुआ, n बराबर 1 मतलब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है। जो सेकंड ऑर्बिट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जो थर्ड ऑर्बिट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट है, जो पहला ऑर्बिट होता है वो कहाँ से एक्साइटेड स्टेट बनेगा, पहला ऑर्बिट से ना दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो दूसरा ऑर्बिट क्या बन जाएगा तुम्हारा पहला एक्साइटेड स्टेज, है ना। जो तुम्हारा तीसरा ऑर्बिट है वो तुम्हारा सेकंड एक्साइटेड स्टेज बन जाएगा, चौथा ऑर्बिट है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेज बन जाएगा। खैर ये तो हमारा अपार्ट फ्रॉम, ये मेरा कॉन्सेप्ट था बिल्डअप हुआ हाइड्रोजन के एटम को लेके। वो क्या कहता है कि ये एक मेटल था, इस मेटल पे मैंने क्या किया, एक रेडिएशन गिराई। वो रेडिएशन जो आ रही है कहाँ से आ रही है, हाइड्रोजन ट्यूब से रेडिएशन आ निकल रही है। तो इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, फाई कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो कह रहा है कि जब इस पे रेडिएशन गिर रही है तो इससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एक एनर्जी होगी। तो इस एनर्जी के खिलाफ तुम अपोजिंग फोर्स लगाओगे, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। वो कितना आएगा कैलकुलेट करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था उसका इक्वेशन मैंने कुछ देर बताया, के मैक्स बाई ई होता है। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन की तो तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये तो बहुत आसान है, एच म्यू माइनस फाइव होता है, मैंने बार बार बताया चीख चीख के फॉर्मूला। हाँ तो फोटोन की जितनी एनर्जी होगी माइनस मेटल की जो वर्क फंक्शन, क्या मुझे फाइव पता है, हाँ पता है, क्या मुझे ई का वैल्यू पता है, हाँ पता है, तो मुझे क्या निकालना है, एच म्यू निकालना है एक तरीके से कि जो फोटोन आ रहा है हाइड्रोजन ट्यूब से उसकी एनर्जी क्या होगी, है ना। अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वापस बताना, के मैक्स बाई इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मूले में, तो इलेक्ट्रॉन की, अरे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब उसमें मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन गिर रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा होगा। तो अगर फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी है इसका मतलब फोटोन इनफाइनाइट से 1 पे गया होगा कि n बराबर 2 से n बराबर 1 पे गया होगा इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन एटम का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इनफाइनाइट से, n बराबर इनफाइनाइट से, 1। हाँ। तो जब भी एक हाइड्रोजन एटम के अंदर में इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन छलांग अपने जंप किया अपने बेस लेवल पे, तो क्या हुआ, मैक्सिमम फोटोन एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोन का एनर्जी यही हो सकता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के केस में, 13.6। तो मैक्सिमम तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं क्लियर है? हाँ हाँ समझ गया। हाँ भाई, माइनस कितना वर्क फंक्शन फाई कितना दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, 2 डिवाइडेड बाई ई है। तो 13.6 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा, 11.6 आएगा, डिवाइडेड बाई 11.6 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि ई से ई तो कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टॉपिंग वोल्टेज हो गया 11.6 वोल्ट का। समझ में आया ये सवाल? हाँ भैया। एक और सवाल दूं, कर पाओगे? हाँ तुम उसका टेंशन मत लो, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करवाना है मुझे सितंबर तक, मुझे मालूम है कैसे करवाना है, एकदम निश्फिक्र हो जाओ, ठीक है। तुमने इतना टाइम ले लिया बट क्लास करने में हमने बहुत पहले क्लास की थी लास्ट, तो अभी बहुत टाइम हो गया, जस्ट फॉर रिविजन मैं ये करवा रहा हूँ ताकि तुम कॉन्सेप्ट से वापस वाकिफ रहो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जंप इन अ हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट n to ground state and emitted photon। ये एक्सरसाइज 2 को क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज 2 मतलब जो नीट में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। एलन के मॉड्यूल से देख लेना। एंड एमिटेड फोटोन इंसिडेंस
on metal of work function 2.75 electron volt if stopping potential on emitted electron is 10 volt. Find out value of n. ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन, ठीक है। यस, क्वेश्चन लिख लो, फटाफट सॉल्व करो, देखते हैं। ये प्री नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। भैया एनर्जी जो आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। किसका? वही 12.75। तो इससे अगर मतलब हाँ, ये तो निकाल ही सकते हैं बहुत कि n का बढ़िया, वैल्यू बहुत मिल बढ़िया, जाए। बहुत बढ़िया। ईपीएच कितना आ रहा है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और फिर वो वो तो हम 12.75 लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा जब वो वो फोर्थ से वन पे जाएगा। देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया है, जब वो फोर्थ से वन पे जाता है तो 12.75 मिलता है, ठीक है। तो ये यानी कहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? फोर्थ से ग्राउंड पे होगा। और जब, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो चलो ठीक है, एन का वैल्यू जो है वो फोर्थ होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये पूछता है कि एक्साइटेड स्टेट है एन, तो एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हुआ? थर्ड हुआ ना? थर्ड एक्साइटेड। बहुत बढ़िया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ आ रहा? तो ये आंसर करेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ अमित विक्रम मिश्रा, समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर। क्या हुआ बताओ, कैसे ये 12.75, व्हाट इज दिस? बताओ, टेल मी व्हाट इज दिस? अमित विक्रम मिश्रा, माइक ऑन करके बोलो, क्या कैसे आया ईपीएच 12.75? क्या उधर यहाँ पे क्या हो रहा है? टेल मी यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, तो खाली सुनने के लिए थोड़ी आए हो। सर एनर्जी ऑफ फोटॉन है, यस एनर्जी ऑफ फोटॉन है, बट कैसे आया ये पूछ रहा हूँ मैं। म्यूट कर, अनम्यूट करके बोलो कैसे आया। के मैक्स क्या आएगा? एच म्यू -5, ये एच म्यू क्या, के मैक्स प्लस 5, के मैक्स दिया हुआ है 10 वोल्ट है, तो के मैक्स कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खाली ई को जोड़ देते हैं के मैक्स निकालने के लिए, प्लस 5 कितना है? 2.75। इसी को करने से क्या आया? एच म्यू आया। तो ये आंसर है तुम्हारा नीट वाला सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन देता हूँ जो एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन, ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 12 वैसे। हाइड्रोजन एटम के लिए n बराबर 3 से n बराबर 1 पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। और वो उससे जो फोटोन निकलती है, वो फोटोन इंसिडेंट होती है एक मेटल पे, जिस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तुम्हें बताना है कि जब इस पे ये रेडिएशन गिर रही होगी तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रही होगी, उसको रोकने के लिए तुम कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओगे, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। हाँ भैया तो आसानी है। आसान सवाल है, क्योंकि अगर ई थर्ड से वन पे जा रहा है तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, ठीक है। बेसिकली हाँ यही उसको उसमें कॉन्सेप्ट है। माइनस कर दीजिए। तो हाँ, तो ये तो आसान सवाल हो गया। 12.1 निकला और तुम्हें निकालना क्या? स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है? के मैक्स बाई ई होता है। और के मैक्स क्या आएगा मुझे बताओ? एनर्जी ऑफ फोटोन -5/e आएगा। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 12.1 -5 का वैल्यू दिया हुआ है 5.1 डिवाइडेड बाई ई। तो ई से ई कट के आंसर आ जाएगा तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये तो आसान सवाल था, टुच्चू सा सवाल था। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या होमवर्क दिया था। और ये होमवर्क दिया था, याद होगा तुम्हें, जो
मेटल का वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें पता करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एमिटेड इलेक्ट्रॉन, फॉर एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम डालेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का 3 सवाल मैंने दिया था ना, ये एक साथ याद होगा 3 पॉइंट लगा था, ये दिया था कि नहीं दिया था ये सवाल लास्ट क्लास में, कि इलेक्ट्रिक और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है जो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। पहला इक्वेशन ये कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन 4 पाई इंटू 10⁻15 10 4 पाई इंटू 10⁻15t। दूसरा B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा एक्स ओमेगा टी माइनस 2 पाई इंटू 10⁻7x। ये सवाल दिया था कि नहीं दिया था बताओ देख के। B इज इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई ओमेगा 2 पाई सॉरी 2 पाई इंटू 10⁻15t प्लस बी नॉट ब्रैकेट में बी नॉट साइन ब्रैकेट में 4 पाई इंटू 10⁻15t प्लस बी नॉट साइन 8 पाई इंटू 10⁻15t। ये सवाल दिया था मैंने कि नहीं दिया था कि एक मेटल है, नहीं दिए थे, चलो ठीक है अब लिख लो कि एक मेटल है, उस मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। उस पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जब उस पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इस तरीके से इक्वेशन मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहला सवाल मतलब 3 अलग अलग सवाल है। विक्रम मिश्रा समझ रहे हो क्या सवाल चल रहा है? एक मेटल है, मेटल पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल रहा हूँ जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और उसकी मैग्नेट कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन दे रखा हूँ एक सवाल में। दूसरे सवाल में कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाला उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। तीसरे सवाल में भी जो मैं वेव डाल रहा हूँ उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। तुम्हें कैलकुलेट ये करना है कि कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा उससे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। समझ रहे हो उस चीज़ को? 3 सवाल है एक साथ। हाँ भैया ठीक है बताओ सॉल्व करें कैसे करेंगे। देखो बड़ा आसान सवाल है, टुच्चा सा सवाल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ज़्यादा घबराना नहीं होता, ठीक है। तुम्हें तो पता है एक वेव बोल के एक चैप्टर है, वेव में पता होता है साइन ब्रैकेट में क्या होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये कुछ है ना। देखो घबराना नहीं है, वेव का इक्वेशन देख के हमेशा याद रखना एक चीज़ तो पता गांठ बांध लो कि ये कुछ एक इक्वेशन तुमने सबने कभी देखा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला, दिल पे हाथ रख के बोलो कि कुछ इक्वेशन होता है कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। ये देखा है कि नहीं देखा इस तरीके का इक्वेशन? या तो के एक्स माइनस ओमेगा टी देखा होगा, देखा है। तो इसमें क्या होता है जो के होता है वो हमेशा एक्स के साथ होता है और ओमेगा जो होता है हमेशा टी के साथ होता है वेव वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस वाले में देखो क्योंकि टी दिया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा बन जाएगा, है ना। टी का कोएफिशिएंट भैया ओमेगा होता है और एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है के होता है। ये तो वेव्स का कॉमन है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो इधर बता दिया मैंने, अब ध्यान में रखना ये। तो मतलब इस वाले सवाल में तुम्हें ओमेगा का वैल्यू दे रखा है, ओमेगा कितना दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻15। तुम्हें निकालना क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेन क्या फॉर्मूला होता है के मैक्स बाई इलेक्ट्रॉन, के मैक्स तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना अभी भी नहीं आ रहा तो एच म्यू माइनस 5/e कर दो। तो मतलब क्या है तुम्हें क्या निकालना है मुझे बताओ। अगर तुम्हें म्यू पता चल जाएगा तो क्योंकि फाई तो दिया हुआ है तो तुम्हें क्या निकल जाएगा स्टॉपिंग वोल्टेज निकल जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। इनडायरेक्टली तुम्हें क्या बता पूछा है म्यू पूछा यानी फ्रीक्वेंसी पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल में। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या आता है एच म्यू माइनस 5। तो अगर तुम्हें म्यू का वैल्यू पता क्योंकि 5 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यानी तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा इस ओमेगा से हो जाएगा। क्या होता है ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा का फॉर्मूला यही होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। इसका वैल्यू क्या दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻15। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, पाई से पाई कटा और 2 से 2 कटा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻15, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई तो मुझे बताओ जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है एच म्यू होता है एक तरीके से। तो
एच का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और म्यू का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 10⁻15। ये जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, वो जूल में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हर्ट्स है और ये मैंने ऐसा यूनिट में प्लेस किया वैल्यू, तो क्योंकि जूल में आएगी तुम्हें किस में रखना है। देखो यहाँ पे तो जब भी तुम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो तो सेम यूनिट में एडिशन या सेम यूनिट में सब्सट्रैक्शन होता है। एक इंसान है वो 5 मीटर चल रहा है और दूसरा इंसान जो है 5 मिलीमीटर चल रहा है, तो तुम ऐसे ऐड नहीं करते, तुम दोनों को मीटर पे लाते हो फिर ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट भी करते हो सेम यूनिट का। ऐसा नहीं कि तुम किलो को तुम मान लो कि इंसान 5 किलो खाना खा रहा है और एक इंसान 5 किलोमीटर चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम 5 किलो खाना और 5 किलो ट्रैवलिंग डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो क्योंकि जो वर्क फंक्शन है वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो तुम्हें एच म्यू भी किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करोगे डिवाइड, तो कुल मिलाकर तुम्हारा आंसर लगभग एक आएगा, करके देख लो तुम। देखो 19 ऊपर जाएगा, 19 और 15 कितना होता है 34 होता है, 19 और 15 तो ये तो कट जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 6.6 है, 1.6 एक काम करो इसको 6 मतलब 8 आएगा, तुम करके देख लेना एक बार, ठीक है। 8 अप्रोक्स 8 9 10 जो भी आए करके देख लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि 1.6 से 6.6 कितने जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, मान के चलो। 8 पॉइंट कुछ है। हाँ 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो इसका वैल्यू तुम क्या लिखोगे 8 लिखोगे। 5 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, 8 में से 2 गया तो कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा अप्रॉक्स। अरे समझ में आ रहा है सवाल। हाँ भैया समझ गए। अच्छा अमित विक्रम मिश्रा मुझे बताएगा सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ये वाला तुम्हें क्या निकालना है देख लो। स्टॉपिंग वही अगेन सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस प्रॉब्लम। बताओ, इतना हार्ड नहीं है, ट्राई करो। देखो इस सवाल में ना देखा जाए तो तुम क्या करते हो स्टॉपिंग वोल्टेज निकालते हो, स्टॉपिंग वोल्टेज के लिए क्या चाहिए एच म्यू माइनस 5/e, तो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है तो तुम स्टॉपिंग वोल्टेज निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैसे पता है, तुम अपने मैंने तुम्हें तरीका बताया ओमेगा वाला तरीका, लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे एज इट इज ओमेगा लिखा हुआ है, तो तुम नहीं निकाल सकते, तुम्हें वैल्यू नहीं दे रखी ना। लेकिन यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने के का वैल्यू दे रखा है, के का वैल्यू क्या है के एक्स होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो के का वैल्यू दे रखा है एग्जामिनर ने, कितना दे रखा है 2 पाई इंटू, बताओ क्या दे रखा है 10⁻7, के का वैल्यू यही होता है एग्जाम में। अभी अब के क्या होता है 2 पाई के बाद लैम्डा होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई के बाद लैम्डा। नहीं मालूम तो आज मालूम कर लो कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, और के क्योंकि देखो ओमेगा है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अब के पूछा है तो 2 पाई को एज इट रहने, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/लैम्डा, तो के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई के बाद लैम्डा, 4 पाई नहीं जिसमें इंसान को ले जाया जाता है, ये 2 पाई है, तो के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई/लैम्डा, तो 2 पाई/लैम्डा का वैल्यू 2 पाई इंटू 10⁻7 दिया हुआ है, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है 10⁻⁻7 मीटर दे रखा है, ठीक है। क्लियर है चीज। हाँ तो अगर लैम्डा का वैल्यू 10⁻⁻7 दे रखा है और तुम्हें निकालना है स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन -5 डिवाइडेड बाई ई, तो एनर्जी ऑफ फोटोन तुम्हें कैलकुलेट करना कर सकते हो क्या अगर लैम्डा दिया हुआ है तो, ईपीएच क्या होता है हाँ एच सी बाई लैम्डा होता है, या 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमंग स्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई लैम्डा का वैल्यू 10⁻⁻7, ये मीटर में आ जाएगा, एमंग स्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करना है ना, तो एमंग स्ट्रॉन्ग क्या करना पड़ेगा बताओ इंटू 10⁻, वो कर दो 10⁻⁻3, ऊपर में भी क्या 10⁻⁻3 कर दो, तो -7 -3 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमंग स्ट्रॉन्ग इंटू 10⁻³ मतलब 1000 होता है, 1000 क्या एमंग स्ट्रॉन्ग, नहीं समझ में आया तो देख लो 10⁻⁻7 मीटर मतलब क्या हुआ 1000 एमंग स्ट्रॉन्ग हुआ, वही किया है मैंने 1000 एमंग स्ट्रॉन्ग एक तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या हुआ, इसको भूल जाओ अगर नहीं समझता तो, ऐसे समझ लो 10⁻⁻7 मीटर क्या होता है 1000 एमंग स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर तुम पुट करोगे तो ई पी एच 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमंग स्ट्रॉन्ग भाई 1000 एमंग स्ट्रॉन्ग, तो ये एमंग स्ट्रॉन्ग से एमंग स्ट्रॉन्ग कटा, 3 2 0 काट दो तो ये आ जाएगा 12.4 है,
12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। 12.4 आया, 12.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ई से ई कट गया तो आएगा 10.4 वोल्ट। अरे समझ में आया क्या आंसर? हाँ भैया। कैफ कैफ आर यू विथ मी? सो गए? नहीं भैया। अच्छा तीसरा नंबर सवाल अब तो कर लोगे विक्रम? नहीं विक्रम नहीं, ये कैफ बताएगा, अमित विक्रम सॉरी, कैफ बताएगा कैसे करना है इसको, बताओ। भैया इसमें जो दिया हुआ है ठीक है, साथ में ओमेगा जो दिया हुआ है लेकिन देखो क्या है, बी नॉट साइन 2 पाई प्लस 10 टू द 15 टी प्लस बी नॉट साइन ये प्लस बी नॉट साइन ये, क्या करोगे? 3 दे रखा है, किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे? मैक्सिमम वाला लेंगे ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैक्सिमम वाला लो। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें पता है स्टॉपिंग वोल्टेज निकालना है। स्टॉपिंग वोल्टेज किसके लिए होता है? जो मैक्सिमम स्पीड से आ रहा है ना। तो देखो ये 3 दे रखा है, एक में 2 पाई 10 टू 8 4 पाई है, एक में 8 पाई है। देखो ये तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि तीनों का क्या है, ओमेगा अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेडिएशन आ रही थी ये पॉलीक्रोमैटिक थी। पहले हम जो पढ़ रहे थे वो मोनोक्रोमैटिक। मैंने बताया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर सोर्स चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग सोर्स होगा। तो ये लाइट जो है ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट हो गई। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल सोर्स, उसको मोनो मतलब एक, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल सोर्स, एक लेजर से निकल रही है। पॉली मतलब मल्टीपल सोर्स है, मल्टीपल सोर्स से लाइट निकल रही है, इकट्ठा होकर रेडिएशन एक मेटल पे गिर रही है। एक में एक फ्रीक्वेंसी इतनी है, दूसरे में इतनी है, तीसरे में इतनी है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली होगी वो क्या, तीनों ही गिर रही है। लेकिन जो अगर मैक्सिमम वाला जो गिर रहा है अगर तुमने उसको रोक दिया तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोक दोगे, तो वही तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा। तो इसका मतलब तुम स्टॉपिंग वोल्टेज में क्या होता है, स्टॉपिंग वोल्टेज होता है एच म्यू माइनस 5 बाई ई, या एक काम करो के मैक्स बाई ई, जो करना कर दो। तो इसमें तुम कौन सा ये वाला लोगे, 8 पाई इंटू 10 टू द पावर 15 वाला, क्योंकि यही मैक्सिमम क्या है, ओमेगा है। जितने ज़्यादा ओमेगा उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो तुम लोगे वो क्या लोगे, 4 इंटू 10 टू द पावर 15 आएगा। आंसर करके देख लो, नहीं विश्वास होता है तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 8 पाई इंटू 10 टू द पावर 15 के बराबर हो जाएगा। 2 ये क्या हो जाएगा 4, तो एफ क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 15। तो ये वैल्यू तुम्हें पुट करना है यहाँ पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ भैया। तो अल्टीमेटली एक लाइन लिख लो यहाँ पे, मैं नोट डलवा के लिखवा दे रहा हूँ। लाइन ये लिख लो, इफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट on a metal surface then Vs जो स्टॉपिंग वोल्टेज होगा इज डिफाइंड फ्रॉम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ, जिसका के सबसे ज़्यादा, इसका मतलब उसका लैम्डा क्या है, कम है। देखो के का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई के बाद लैम्डा, जिसका लैम्डा सबसे कम यानी उसका के क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो जो मिनिमम के वाला ही क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा करेगा। सॉरी, मिनिमम लैम्डा वाला ही सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा। मिनिमम लैम्डा वाला ही सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, यानी मैक्सिमम के वाला सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा। तो ऐसे तुम आंसर निकाल लोगे। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया? क्वेश्चन मूर्ख बनाने वाला काम है ये, 3rd नंबर वाला जो है। ठीक है, अच्छा क्या समझ में आ रहा है क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या नहीं कर रहा है? हाँ भैया। अच्छा ये बस एक लास्ट तुम्हारा कॉमन सेंस मेरे को चेक करना है। सवाल बड़ा आसान है। सवाल ये कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है मैंने जो मेटल पे डाली वो 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड के, ठीक है। उस समय जो मुझे करंट मिल रहा है वो आई मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो वीएस है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्या करना है, अभी पहले सुनो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मैंने फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ वो 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड के। जब मैंने इतनी फ्रीक्वेंसी डाली 1.5 गुना ज़्यादा, तो करंट क्या हुआ, मुझे आई मिला मैक्सिमम सैचुरेशन करंट, और स्टॉपिंग वोल्टेज है वो वीएस मिला। अगर मैं जो इंटेंसिटी है उसको दोगुनी कर दूँ, जो सेकेंड इंटेंसिटी है उसको दोगुनी कर दूँ पहले वाले की, या जो फ्रीक्वेंसी है
उसको मैं आधी कर दूँ, दोनों मतलब किया मैंने, इंटेंसिटी को डबल कर दी और फ्रीक्वेंसी को मैंने आधी कर दी, ठीक है। तुम्हें पता करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा और स्टॉपिंग वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, बीएस में क्या प्रभाव पड़ेगा, पता करना है। व्हाट विल बी द फाइनल सैचुरेशन करंट एंड व्हाट विल बी द फाइनल फोटो इलेक्ट्रिक करंट। भैया वो सैचुरेशन करंट है कि नॉर्मल बस फोटो इलेक्ट्रिक करंट है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट मान लो या सैचुरेशन, तू सैचुरेशन मान लो, इसको सैचुरेशन मान लो, आईएस मान लो। लो आईएस के बारे में बताओ। वीएस तो आधा हो जाएगा क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनल होता है इसके कैफ फ्रीक्वेंसी के, तो कैफ आप मुझे आधा आंसर कर देगा, कैफ देगा आंसर। हाँ भैया। बताओ क्या होगा इस केस में, स्टॉपिंग सॉरी सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग वोल्टेज, बताओ। भैया जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से भैया तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, तो फिर भैया जो सैचुरेशन करंट रहता है वो तो मतलब डिपेंड करता है इस पर, इंटेंसिटी पर। हाँ इंटेंसिटी पर आते हैं तो करंट कभी बढ़ जाता है। हाँ, भैया करंट तो भी फिर डबल हो सैचुरेशन जाएगा, करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने बताया था। हाँ भैया। हाँ तो फिर आगे। अच्छा अमित विक्रम तो मिश्रा भैया तुम सैचुरेशन। बताओ, छोड़ो अमित विक्रम मिश्रा तुम बताओ। छोड़ो उसका माइक काम नहीं कर रहा है, मैं ही बता देता हूँ, सुनो। पहली बात तो हमें इतना पता है कि अगर मैंने इंटेंसिटी को दोगुनी कर दी, इंटेंसिटी को दोगुना करने से क्या होता है, करंट भी दोगुना हो जाता है, ठीक है। अभी सुनना, और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को आधी कर दी तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी को आधी करने पे स्टॉपिंग वोल्टेज जो होता है वो आधी से भी कम हो जाती है, या दोगुनी करने पे दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ जाता है, ये हाँ। बताया था मैंने, कंक्लूजन ड्रॉ किया था। लेकिन अभी मुन्ना ठावस रखो, इधर तुम्हारे मजे लिए जा रहे हैं। जो पहले चेक तो कर लो, पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1.5 गुना थी थ्रेशोल्ड के, अब मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दी, आधा कर दी, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दी। म्यू वन का वैल्यू क्या है, 1.5 म्यू नॉट है, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.75 म्यू नॉट। तो अब जो मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ वो थ्रेशोल्ड से भी कम है, तो अगर मैं जो फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ वो थ्रेशोल्ड से भी कम है, तो कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं, भले ही तुम ज्यादा रोशनी वाले लाइट को ले आओ, करंट तो मिलेगा ही नहीं। तो आईएस तो जीरो हो जाएगा, खत्म, कोई बात ही नहीं है, करंट होगा ही नहीं, और स्टॉपिंग वोल्टेज भी नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं हो रहे। क्या यार, मतलब तुमने तो यार गुड़ गुड़ कर दिया यहाँ पे, तो इतना बढ़िया सवाल था, बताओ तुम्हें फंसा दिया, कुछ नहीं करना था। पहले चेक तो कर लेते फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अमित विक्रम मिश्रा आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भैया। अच्छा आ गया, चलो ठीक है। अब मैं वो अपना स्टार प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करवाता हूँ जो मैंने दिया था। स्टार प्रॉब्लम क्या था, स्टार प्रॉब्लम ये था कि ये मैंने क्या किया, एक मेटल बॉल को छोड़ दिया, मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेडिएशन को पास करवा रहा हूँ, उसकी जो वेवलेंथ है वो लेस देन थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस मेटल के स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मेटल के स्फीयर से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। उस टाइम पे तुम्हें क्या पता करना है, क्या पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, क्या क्या पता करना है कि क्या पोटेंशियल होगा और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा जब उस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा टाइम आएगा ना, तुम मानते हो ना कि जैसे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या होगा, मेटल के सरफेस से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन निकाले और पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन निकाले और पॉजिटिव, एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब इतना ज्यादा पॉजिटिविटी आ गया उस मेटल के सरफेस पे कि वो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट नहीं हो रहा है। तो तुम्हें वो पोटेंशियल पता करना है जहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा हो। ये सवाल हो पाया था तुम लोग से? यही तो नहीं हुआ था। चलो आज बता देते हैं, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, सुनो मेरी बात। देखो पहले इसको समझो, इससे पहले तुम्हारे सामने क्या कर रहे हैं, ये मेटल का प्लेट है, मेटल के प्लेट पे हम क्या करते हैं, रेडिएशन को गिराते हैं, रेडिएशन को गिराने से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। मान लो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक का 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे तुम कितना स्टॉपिंग वोल्टेज रखोगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इधर आए ना,
तुम 4 वोल्ट रखोगे, क्योंकि पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें से ई को माइनस कर दोगे तो वही वोल्टेज आ जाएगा स्टॉपिंग वोल्टेज। तो 4 वोल्ट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वाला अगर ये हट गया तो सारा रुक जाएगा, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से कोई भी एमिट होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट रख दूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव है, और यहाँ पे -4 वोल्ट रख दूँ, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रीच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, प्लेट बी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रीच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे +4 वोल्ट कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे -4 करो, कैथोड और एनोड समझते हो, तो यहाँ पे -4 करो या यहाँ पे +4 करो, एक ही बात है। प्लस पॉजिटिविटी इतना ज्यादा है। सुनना, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहाँ पे मैं +1 वोल्ट करता तो क्या होता, +1 वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ निकला, सिर्फ वही अट्रैक्ट होकर उसके पास रह पाता। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो है वो उसको भेद के आगे निकल जाता है अट्रैक्शन को। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी निकल जाता और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी निकल जाता। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी चुंगल से बाहर निकल के जा ही ना पाए, तो इसीलिए इस प्लेट को मैं उतना ज्यादा क्या करूंगा, पॉजिटिव करूंगा। एंड दैट पॉजिटिविटी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? तो इस मेटल पे क्या होगा, सुनना, इस मेटल पे जैसे ही मैं रेडिएशन गिरा रहा हूँ तो धीरे धीरे से पॉजिटिविटी आ रहा है। तो पॉजिटिविटी जो आ रही है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है। कैसा टाइम आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, वो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रोकने का स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। मतलब इस मेटल के बाहर में मान लो यहाँ पे, इस मेटल के यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है, और वहाँ पे मुझे इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है, इनडायरेक्टली, कि समझ लो यहाँ पे एक प्लेट है, वो प्लेट पे कितना वोल्टेज रखें, कितना स्टॉपिंग वोल्टेज रखें कि इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है अगर इसमें मैं रेडिएशन गिरा रहा हूँ। एक तरीके से यही है सवाल, तो समझ रहे हो? हेलो, क्या कहा है मैंने? एग्जाम में क्या देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेडिएशन गिरा रहे हैं, ऐसा पोटेंशियल बताओ जिसके सरफेस पे आया होगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से इंटरप्रेट किया, मैंने इस तरीके से समझा कि एक मेटल का बॉल रखा हुआ है और यहाँ पे बगल में एक मेटल का प्लेट रखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मैंने मान लिया एक मेटल का प्लेट है, उस मेटल के प्लेट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टॉपिंग वोल्टेज लगा दे रहा हूँ। वो लगाने से क्या होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, और वो स्टॉपिंग वोल्टेज जो मैं लगाऊंगा इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द मेटल स्फीयर। एक तरीके से अगर समझ रहे हो इस चीज को, तो क्या आप समझ रहे हो, अमित समझ रहे हो? हाँ भैया। तो इसका मतलब इस तुम्हें कितना ये मेटल बॉल, इसको भूल जाओ एक बार वापस, कितना इसमें पॉजिटिव चार्ज कर दें, तो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा, अच्छा मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल सपोज करो n इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए, n इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल गए, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा, n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इस मेटल पे चार्ज कितना आएगा, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ne के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें q चार्ज निकल गया है तो इसकी वजह से मेटल के पे पोटेंशियल कितना आएगा, k/r, इलेक्ट्रोस्टैट्स का नॉलेज, द पोटेंशियल ऑन द मेटल सरफेस हैविंग चार्ज q, क्योंकि इसमें से अगर तुमने एनी इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे एक q पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड बिकॉज यानी अगर तुम q चार्ज का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इस पे पोटेंशियल क्या बनेगा, k/r बनेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द स्टॉपिंग वोल्टेज। ये स्टॉपिंग वोल्टेज की तरह होगा, बोल हाँ या ना? हाँ भैया। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है बताओ तो मुझे, व्हाट इज स्टॉपिंग वोल्टेज? स्टॉपिंग वोल्टेज इज Kmax by E अगेन। ठीक है, तुम्हें पूछा गया है, तुम्हें पूछा है कि कितना पोटेंशियल आएगा, एंड दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब ये आंसर निकल पाएगा कि अभी भी नहीं निकल पाएगा बताओ? अब ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद निकल पाएगा? बता देता हूँ उसका आंसर क्या है, अगर निकल जाएगा तो तुमसे नहीं निकलेगा, मुझे लग रहा है जहाँ तक, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो, के ये तो समझ में आ गया ना, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है समझ में पक्का आ गया होगा। अच्छा, के मैक्स क्या होता है, EVS इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट। ये तो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ये क्या है बोलोगे? अरे कुछ नहीं है यार, के मैक्स क्या होता है,
एच म्यू माइनस फाइव, यही तो होता है। के मैक्स का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस। एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैमडा, ठीक है, फाइव फाइव स्टॉप वर्क फंक्शन क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैमडा नॉट लिख सकते हैं। तो वही तो मैंने किया है यहाँ पे, समझ रहे हो ये क्या किया है यहाँ पे, ये तो मैं यार पुराने क्लास में बताते आ रहा हूँ। ये तो ईवीएस इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैमडा माइनस एच सी बाई लैमडा नॉट। तो इसका मतलब जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई लैमडा माइनस एच सी बाई ई लैमडा नॉट। तुम्हें उसी को तो इक्वेट करना है, जो मेटल के सरफेस से पोटेंशियल आएगा इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द मेटल के, रुको, वोल्टेज ऑन या पोटेंशियल ऑन लिख लो, एक काम करो, पोटेंशियल ऑन स्फीयर इज मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द स्टॉपिंग वोल्टेज, एंड स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होगा, स्टॉपिंग वोल्टेज इज दिस विच इज एच सी बाई ई लैमडा माइनस एच सी बाई ई लैमडा नॉट, ठीक है, क्लियर है। ये आएगा पोटेंशियल किस पे, मेटल के सरफेस पे, ठीक है। तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, एक और क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने एमिट होंगे, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। जब रेडिएशन डाला तो मैक्सिमम कितने, जब जब स्टॉपिंग वोल्टेज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना बंद हो जाएंगे। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन निकला वो निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन एमिटेड, टोटल इलेक्ट्रॉन एमिटेड निकालना है। कोई बात नहीं, जो मेटल के सरफेस से पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, के क्यू बाई आर होगा, के क्यू बाई आर को, और इसको रिलेट कर दिया मैंने। अच्छा, के का वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एच सी बाई क्या ई लैमडा माइनस एच सी बाई ई लैमडा नॉट। अच्छा एक काम करो, ये लैमडा लैमडा नॉट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है लैमडा और लैमडा नॉट, इसीलिए तो मैं ये एच म्यू माइनस फाइव के टर्म्स में ही रखता। क्वेश्चन में लैमडा और लैमडा नॉट दे रखा है, दैट इज वाई मैं इधर ई लैमडा नॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यू का वैल्यू क्या है, मान लो एन ई होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई लैमडा माइनस एच सी बाई ई लैमडा नॉट। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें एन ही तो पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ होगा, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई लैमडा माइनस एच सी बाई ई लैमडा नॉट। और ये ई तो नीचे चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ आर एच सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर एच सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट, ये आ जाएगा आंसर। समझ गए, ये सवाल हार्ड था, हाँ टुच्चू सा सवाल था। विक्रम मिश्रा समझ में आया, इसको भूल जाओ एक बार, के क्यू बाई आर जो मैंने लिखा है, अगर समझ में नहीं आता है तो इतना तो पता हो, जो जो वोल्टेज आएगा इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द स्टॉपिंग वोल्टेज। एंड स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होता है, स्टॉपिंग वोल्टेज निकालना हो तो स्टॉपिंग वोल्टेज निकालने का सबसे आसान तरीका फोटो इलेक्ट्रिक, जो मैंने इक्वेशन बनाया उसी से स्टॉपिंग वोल्टेज का वैल्यू मैंने निकाल दिया लैम्डा और लैम्डा नॉट के टर्म्स में, और उसको मैंने पुट कर दिया तो मेरा स्टॉप पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाई आर होता तो वहाँ से मैं एन निकाल दिया। समझ रहे हो, तो ये था तुम्हारा जो मैंने होमवर्क दिया था, जो मेरा स्टार प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम अच्छा था कि नहीं था, कितना बढ़िया प्रॉब्लम था। चलो आगे बढ़े, भैया आप डी ब्रोगली स्टार्ट कर रहे हैं ना? हाँ मैटर वेव्स, किसी को और को ज्वाइन होना है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्वाइन नहीं हुआ, जिसको मैटर वेव करना हो वो कर सकता है, अगर किसी को करना है क्या, किसी को भी नहीं करना है। या करना होता तो सब ग्रुप में ही था, आ ही जाता। हाँ ये भी बात सही है, हम तो किसी को बोले नहीं थे कि फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन करवाएंगे पहले। तो अच्छा है, एनीवेज अब तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक का सारा सवाल हो गया है। अब ये ए आई ट्रिपल ई का क्वेश्चन था जो वैसे मैंने करवाया है ये वाला। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर वेव, ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। और बताओ स्कूल में क्या हो रहा है, पहले इसको पढ़ने से पहले पहले जानकारी के लिए स्कूल में क्या हो रहा है।
नहीं तो बस एग्जाम पूरा तो अभी खत्म हुआ और पेपर वेपर सबको दिखाया यार। पेपर ऊपर दिखाया है संदीप सर ट्यूशन में। अच्छा संदीप सर स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? अभी रे ऑप्टिक्स ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चल रहा है अभी। रे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या काम है यार? अच्छा ठीक है। और और क्या मतलब? मैम करवा रही ये है इस बार गणित। बायो में क्या पढ़ा रही है मैम? मैम एवोल्यूशन। हम्म। एवोल्यूशन। इवोल्यूशन पढ़ा रही है। और केमिस्ट्री में? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का अभी तक एक ही चैप्टर हुआ है, वो हेलो अल्केन्स हेलो एरिन। अच्छा और अच्छा। पहले शायद ओके। वो स्कूल में जब मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब तो यार खराब हो जाएगा मतलब चीज़ तो। वो तो मतलब बोलेंगे कि तुम फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हो। तो एनीवेज अच्छा मुझे बताओ। देखो इकोलॉजी तुम लोग बायोलॉजी कहाँ से पढ़ते हो ये बताओ। हम तो पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं। और ये कैफ और ये अमित विक्रम मिश्रा ये लोग बायोलॉजी का है कि नहीं? कैफ तो हाँ, कैफ बायो का ही है, वो शेर से पढ़ता बता कैफ। भैया इसमें मतलब पढ़ाते हैं मेरे घर के पास अली सर है, उसी के पास पढ़ते हैं। कौन सर है कौन? अली सर। अली सर। अच्छा हम जानते हैं अली सर को। नाम सुने हम। वो मोहम्मद अली पार्क के पास पढ़ाते हैं ना अली सर? हाँ भैया। तो तुम मोहम्मद अली पार्क के पास सेंट्रल के पास ही रहते हो क्या? अरे बढ़िया यार कोल्यूटर स्ट्रीट। हाँ भैया नहीं भैया एमजी रोड मेट्रो स्टेशन है ना, हाँ। उसी के पास में घर है। अच्छा उसी के पास घर है। एमजी मेट्रो में कहाँ पे घर है? मेरा भी घर पहले वहीं पे था। मतलब तुम्हारा कलाकार स्ट्रीट में। तुम्हारा कहाँ है? भैया उसके पता कि जस्ट पता एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास एसबीएस स्कूल है ना, हाँ उसकी हाँ। जस्ट पीछे। ओह अच्छा अच्छा। और ये अमित विक्रम मिश्रा इसका कहाँ है? तो मेरा मैसूरी बोल। ओ मैश्री भवन। अच्छा अच्छा। मेरे घर के बहुत बगल में है। वो देखे हो तुम लखन मिल्क भंडार या एमबी ज्वेलर्स का बिल्डिंग? हाँ सर देखे हैं। एमबी ज्वेलर्स वाली बिल्डिंग थी मेरी। मतलब 6 फ्लोर पे रहता था मैं। और वो क्या बोलते हैं P11 देवेंद्र लेन तुम्हारा ये उधर शिव जी का मंदिर भी है। और हाँ सर है। हाँ हाँ तो वही वाली बिल्डिंग में था। चलो बढ़िया यार अच्छा लगा इतने बगल से हो तुम। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर वेव्स। ठीक है। तो मैटर वेव्स जो चैप्टर है इस क्लास में मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाने का बहुत ट्राई करूँगा। और नेक्स्ट क्लास से अगेन थ्योरी चलेगा क्वेश्चन चलेगा। बट ओवरऑल ये चैप्टर इतना टफ नहीं है अगर तुम समझ जाते हो तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है। देखो मैटर वेव्स मैटर मतलब क्या होता है? कोई भी मैटर कोई भी सब्सटेंस जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये रिमोट है ये क्या एक मैटर है फिजिकल मैटर है। ये बॉटल है ये भी क्या है मैटर है। तो देखो मैटर वेव्स का जो कॉन्सेप्ट था ना वो डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली कहता था कि सिर्फ लाइट डुअल नेचर शो नहीं करता मैटर भी डुअल नेचर शो करता है। तो सब डी ब्रॉगली अब बड़ा साइंटिस्ट था। अब डी ब्रॉगली को लोग या टाल नहीं सकते थे डी ब्रॉगली के खिलाफ जा नहीं सकते थे बड़ा साइंटिस्ट था। देखो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉगली को कोई प्रूफ नहीं कर पाया है आज तक। लेकिन कोई उसको अपोज भी नहीं कर पाया है। और मैं भी तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम भी डी ब्रॉगली को प्रूफ नहीं कर पाओगे और डी ब्रॉगली को अपोज भी नहीं कर पाओगे। इतना भयंकर चीज है। ये डी ब्रॉगली था जिसका जो हाइपोथेसिस है जो रदरफोर्ड के मॉडल को बचा लिया। लोग इसको माने इसीलिए था क्योंकि जितना भी लोग का मॉडल था उस मॉडल को जितना भी तुमने पढ़ा होगा लड्डू मॉडल हो गया रदरफोर्ड मॉडल हो गया जितना भी मॉडल है उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना जो खराब प्रॉपर्टीज थी जिससे वो मॉडल फेल हो सकता था डी ब्रॉगली ने उनको बचाने का काम किया है। बोर में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा। तो इसको कोई मना नहीं कर पाया है। और डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? लाइट जो होता है डुअल नेचर शो करता है सेम डुअल नेचर मैटर भी शो करता है। अरे मतलब क्या है? देखते तुम्हारे सामने लाइट अगर मैं ले लूं जैसे ये लाइट है तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अच्छे से पता है लाइट के पास क्या प्रॉपर्टी आ रही है। लाइट के पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो पार्टिकल नेचर की है। लेकिन लाइट वेव नेचर भी शो करती है ना? लाइट वेव नेचर भी शो करती है। क्या एग्जाम्पल है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का? इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन
या तुमने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, नाम सुना है इसका, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, नाम सुना है? अभी सुनोगे, अभी आएगा इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये सब आएगा अभी, ठीक है। मैटर जो तुम्हारा ऑप्टिक है ना, ऑप्टिक्स का जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें आएगा सब, ठीक है। तो देखो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, ठीक है। अगर मैं तुझे ये बोलूँ, चल लाइट का तो मुझे समझ में आता है, लाइट पार्टिकल नेचर, वेव नेचर शो कर रही है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती है, क्रॉम्पटन इफेक्ट करती है, रमन इफेक्ट करती है। लाइट जब वेव होती है तो वेव में वो तुम्हारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जो तुम आगे आने वाले टाइम में पढ़ लोगे। अगर मैं तुम्हें ये पेंसिल दिखाऊं और मैं ये कहूं कि ये पार्टिकल है कि वेव है, तुम बोलोगे सर ये तो पार्टिकल है, मैं तेरे सामने फेंक के बताऊंगा, तेरे को स्ट्राइक करेगा ये, तो तुम बोलेगा नहीं सर ये तो पार्टिकल है, लेकिन तू वेव नेचर मान नहीं पाएगा। लेकिन इसके पास वेव नेचर भी होता है। ये वेव नेचर कैसे होता है? जब भी पार्टिकल मूव करता है तो वो अपने पीछे कुछ तरंगे को छोड़ रहा होता है। मैंने वो एग्जाम्पल तुझे दिया था स्कूल में कि जब पार्टिकल चल रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो फार्ट, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो फार्ट कर रहा है या पास रहा है, जो भी है तुम्हारे लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो गैस छोड़ रहा है पीछे से। तो वैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो इसका तुझे पार्टिकल नेचर मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुझे अगर ये कहूंगा इसका वेव नेचर है तो तू मान नहीं पाएगा। तो क्या डी ब्रॉगली ने कहा था? डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि जितना भी मूविंग पार्टिकल है, स्टेशनरी नहीं, मूविंग पार्टिकल, वो सारा का सारा मूविंग पार्टिकल अपने पीछे क्या करता है, कुछ तरंगे को छोड़ता है। वही सेम तरंगे जो तू सुबह छोड़ता है, ये दोपहर में छोड़ता है या शाम को छोड़ता है। तो जब भी तू मूव कर रहा है, बस फर्क इतना है कि तू बैठे बैठा है सोफा में, बैठे बैठे टीवी, बैठे बेड बैठे बैठे तरंगे छोड़ता है, लेकिन पार्टिकल जो है वो जब मूव करता है तब छोड़ता है। तो जब पार्टिकल अपने पीछे तरंगे को छोड़ रहा है तो वो तरंगे क्या कर रही हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या एटम में घूम रहा है, गोल चक्कर काट रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, तरंगे छोड़ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक रोटेशन कंप्लीट किया तो वो क्या कर रहा है, तरंगे को छोड़ते जा रहा, छोड़ते जा रहा, छोड़ते जा रहा, एक तरंग कंप्लीट हो गया, फिर वापस वो तरंगे भी क्या है, गोल 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 घूम रही हैं। वेव्स क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही हैं, ठीक है। जो वेव्स बन रही है वो सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्लोज पाथ में चलने की वजह से, ये क्लोज पाथ में मैटर वेव जो होती है वो किस में चलेंगी, क्लोज पाथ में चलेंगी, ठीक है। और क्लोज पाथ में चलने की वजह से वो स्टैंडिंग वेव, सुना है नाम स्टैंडिंग वेव, 11th क्लास फिजिक्स? हाँ नाम सुना। जिसको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे ये रस्सी था और यहाँ पे ये रस्सी को मैंने दोनों साइड से फिक्स कर दिया और यहाँ पे बनता था स्टैंडिंग वेव। मैं क्या करता था, यहाँ पे उंगली किया मैंने और उंगली करके इसको टुंग से हिला दिया तो इसे वाइब्रेट करता था ये, तो फिक्स पॉइंट के पास स्टैंडिंग वेव बनता था। स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जब भी एक वेव है, वापस समझ इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको हिलाया और ये गया, वेव आगे की तरफ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते जा रहा हूँ, फटाफट फटाफट मारते जा रहा हूँ, यहाँ से एक नेगेटिव आते जा रहा है, दोनों बैलेंस कर दिया, तुझे रस्सी एकदम स्ट्रेट दिखेगी, एनर्जी तो है लेकिन रस्सी तुझे क्या दिख रही है, एकदम स्टिल, समझ रहा है। स्टैंडिंग वेव बनेगी, ये खड़ी हुई रहेगी, खड़ी हुई रुकी हुई वेव मिलेगी, जो लगेगा कि स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट है, बट स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं है, देखा जाएगा तो उसके अंदर में तभी भी एनर्जी प्रोपागेट हो रही है, क्योंकि तू जो यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है वो रिफ्लेक्ट होके वापस तेरे पास आ रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो स्ट्रिंग तुझे क्या लगेगा, एकदम खड़ी हुई, एकदम स्ट्रेट, लेकिन वैसा नहीं है, रुकी हुई स्ट्रिंग नहीं है, वो स्टैंडिंग वेव बना रहा होता है, वो वेव चैप्टर में तुम पढ़ते हो। तो सेम वैसा ही जब पार्टिकल घूम रहा है क्लोज पाथ में तो वेव सुपर इम्पोज हो रही है और वो क्या स्टैंडिंग वेव बन रही होती है। समझ गए इस चीज़ को? तो देखो क्या प्रूफ किया था, प्रूफ ये किया था कि जब पार्टिकल चलता है तो वो अपने पीछे ना वेव्स छोड़ता है, वेव्स छोड़ता हुआ जाता है। तो ये जो पार्टिकल वेव्स छोड़ रहा है, जैसे समझ ये पार्टिकल है, कहाँ गया, ये रहा, ये अपने पीछे, ये चल रहा है इधर, अपने पीछे वेव्स छोड़ता हुआ जा रहा है। तो डी ब्रॉगली ने बोला था ये बात। अब हम डी ब्रॉगली को क्यों माने? अगर कल को तू एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसने ये वेव्स को डिटेक्ट कर ली तो तू बोलेगा डी ब्रॉगली सही कह रहा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ठीक है। तो क्या होता है, जब पार्टिकल जब चल रहा होता है तो अपने पीछे में वेव छोड़ रहा होता है, उस वेव्स को कौन डिटेक्ट, हम लोग डिटेक्ट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, तू कॉन्सेप्ट पढ़ेगा वेव ऑप्टिक्स में, कॉन्सेप्ट का नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि अगर लाइट का एक वेवलेंथ है, लाइट है, लाइट का एक वेवलेंथ है, अगर
जितना वेवलेंथ है लाइट का, उतना ही वेवलेंथ का अगर तू उसके सामने एक ऑब्स्टेकल ले आता है तो लाइट डिफ्रैक्ट कर जाती है। अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डिफ्रैक्शन को तू अभी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेगा, कोई अभी हड़बड़ा मत। जैसे अभी मैं तुझे समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे ये लाइट है, ये लाइट का क्या है, वेवलेंथ है। ये लाइट का जो है ये आगे की तरफ जा रही है लाइट, और यहाँ पे एक आया ऑब्स्टेकल, यहाँ पे आया एक ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल है जिसमें से लाइट को पास होना है। ये जो ऑब्स्टेकल का जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, ये जो जहाँ से लाइट पास करेगी, अगर ये सेम वेवलेंथ की है जितना इस लाइट का वेवलेंथ है, जितना ये लाइट का वेवलेंथ है, अगर इसका भी सेम इसका डिस्टेंस सेम है, तो ये लाइट क्या करेगी, डिफ्रैक्ट कर जाएगी, लाइट स्कैटर कर जाएगी, टकराएगी। तो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद लाइट स्कैटर कर जाएगी, बम की तरफ फट जाएगी। ठीक है, समझ रहा है इस चीज को कि नहीं समझ रहा है? तो ये डिफ्रैक्शन होता है जो तू वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेगा, डिफ्रैक्शन। अभी कोई घबराने का बात नहीं है। तो और क्या होता है कि जब लाइट अलग अलग चीज़ों में बट जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं वेव ऑप्टिक्स में, इन दोनों लाइट को क्या करते हैं, एक होल से पास करवाते हैं और वापस से हम लोग एक पॉइंट पे इसको ले आते हैं, मतलब कन्वर्ज करवा देते हैं वाया लेंसेस, लेंस का इस्तेमाल करके कन्वर्ज करवा देते हैं। तो मतलब जो लाइट डिफ्रैक्ट हो गई अलग अलग सेगमेंट में, उसको वापस एक साथ लाया जा सकता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तुम ये पढ़ोगे, टेंशन मत लेना अभी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, क्रिकेट का बॉल है, कुछ भी मूव कर रहा है, तो ये अपने पीछे कुछ तरंगे को छोड़ रहा है। वो जो तरंगे जो छूट रही हैं उनके सामने तू क्या कर, जितना उस तरंग का वेवलेंथ है वो सेम तरंग का वेवलेंथ के बराबर तू एक ऑब्स्टेकल का साइज, उतना ही साइज का एक ऑब्स्टेकल ले आ, लाइट उसकी क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। और जब लाइट स्कैटर्ड होगी तब तू क्या कर सकता है, आराम से कैलकुलेट कर सकता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। समझ में आ रहा है इतनी बात क्या मैंने कही? प्रैक्टिकली डिटेक्ट कर सकते हो तुम, तो ये हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा। बस वही बात है, लेकिन तुम प्रैक्टिकली डिटेक्ट नहीं कर पाते हो बहुत बार। तो कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिफ्रैक्शन, जो तुम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। टेंशन नहीं लेना है अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या था, लिख लो हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली का क्या हाइपोथेसिस था, एवरी पार्टिकल जितने पार्टिकल है सब डुअल नेचर शो करते हैं। तुम्हें ये लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, मैं मारूंगा तुम्हारा सर फट जाएगा, बट ये वेव भी है, जब ये मूव करेगा तो ये वेव छोड़ेगा अपने पीछे। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा है, फ्लैश मूवी देखना एक बार। फ्लैश मूवी जब चलता है तो कैसे उसके आसपास वो दिखाता है, लाइट्स उसके आसपास दिखते हैं तुमको, इलेक्ट्रिक तुम्हें वैसा एकदम सेम। ठीक है, तो एवरी पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिवर्स, बस वही बात है, तुम्हारे पास कोई ऑब्स्टेकल नहीं है जो तुम उसके सामने रख पाओ और लाइट डिफ्रैक्ट हो जाए फिर तुम उसको मेजर कर लो, तुम्हारे पास नहीं है। एवरी पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिवर्स रिप्रेजेंट डुअल नेचर, सिर्फ एक पार्टिकल हिस्सा। अब देखो कितना बड़ा मिथ है, मैकेनिक्स में हम लोग ये समझते थे ये बॉडी है, लेकिन आज के डेट में मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ ये बॉडी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, ये बॉडी वेव की तरह भी बिहेव करती है। डुअल नेचर, कौन सा डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल का। ठीक है, ये हाइपोथेसिस था डी ब्रॉगली का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों डी ब्रॉगली को तुम प्रूव नहीं कर सकते, बताऊंगा क्यों प्रूव नहीं कर सकते, टेंशन मत लो, सब चीज़ बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं फोटोन के बारे में बात करूं, तो फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो फॉर्मूला क्या होता है, H/P। ये मैंने फॉर्मूला याद है, लिखवाया था। हाँ, तो ये अब इस चैप्टर में काम आएगा। लैम्डा इक्वल टू H/P। ये P क्या होता है, पावर होता है कि मोमेंटम होता है? मोमेंटम। बहुत बढ़िया, ये P होता है, P ऑफ फोटोन। ये क्या है, मोमेंटम होता है, ये पावर नहीं होता। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया है क्लास में। ठीक है, ये फोटोन के लिए मैंने वेवलेंथ लिख दिया। मतलब देख, फोटोन तो तुझे मालूम है, मैंने बताया था फोटोन क्या है, वेवलेंथ है फोटोन के पास कुछ, फोटोन पार्टिकल नेचर भी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तेरे सामने एक बॉक्स ले लिया, क्रिकेट बॉल ले लिया, फुटबॉल ले लिया, या कोई भी पार्टिकल ले लिया नेचर का, कोई भी पार्टिकल, फोटोन नहीं लिया, अब क्या लिया, कोई भी पार्टिकल ले लिया। वो पार्टिकल भी क्या कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। और वो जो वेव नेचर जो तरंगे निकाल रहा होगा, और उसकी जो तरंगे की जो वेवलेंथ आएगी, जो पार्टिकल, पी है मतलब पार्टिकल, वो क्या होगा, H/मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। सेम ये डी ब्रॉगली ने बोला कि जितनी फोटोन, जैसे फोटोन वेव की तरह बिहेव कर रहा है,
तो उसका हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं h/p। वैसे ही हम पार्टिकल का भी निकाल सकते हैं, उसने बताया नहीं कैसे, क्योंकि उस जमाने में जो साइंटिस्ट लोग होते थे ना, वो लोग को रात को सपना में आता था। फॉर एग्जांपल रामानुजन हो गया या बड़ा बड़ा साइंटिस्ट की, देखो भाई हमें तो रात में सपने में आया है, और अगले दिन वो लोग बोलते थे पूरी दुनिया को, और दुनिया वाले भी मान लेते थे कि सही बोल रहा होगा। तो जो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो उसकी मोमेंटम पर डिपेंड करती है, सेम पार्टिकल के लिए वैलिड है, ठीक है, क्योंकि वो फोटोन भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो h/ उसके मोमेंटम पर डिपेंड करता है, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो अच्छा मुझे बता, जो पार्टिकल है उसकी मोमेंटम जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? m इंटू वी होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी पार्टिकल की। तो यहाँ पे मैंने मास को क्या लिखा है, mr लिखा है, यानी रिलेटिव मास लिखा है। क्यों लिखा है उसके पीछे का रीजन भी समझ लो, कितनी हड़बड़ी क्या है। रिलेटिव मास लिखा है मैंने क्योंकि फोटोन के लिए, अच्छा मास का इक्वेशन याद है, याद करवाया था, m बताया था m इज इक्वल्स टू m0 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे बताया था 3 तरह का मास होता है, स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट किया था, रिलेटिव मास, इफेक्टिव मास, रेस्ट मास। फोटोन के केस में रेस्ट मास 0 होता है, क्योंकि फोटोन तो कभी रेस्ट में ही नहीं होता। फोटोन के केस में रिलेटिव मास को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फोटोन का जो वेलोसिटी होती है वो c के बराबर होती है। तो ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। फोटोन के लिए फोटोन का जो जो रिलेटिव मास है वो अनडिफाइंड है, तुम डिफाइन नहीं कर सकते उसका रिलेटिव मास। मतलब दो फोटोन अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सी से, तुम ये नहीं कहोगे दूसरा फोटोन का स्पीड 2c हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे तुम। रिलेटिव मास मैंने बताया था। लेकिन ये पार्टिकल है, ये हम लोग नेचर में पार्टिकल को देख रहे हैं। पार्टिकल के पास जो मास है, जिस मास से अगर ये मूव कर रहा है तो अपने पीछे कुछ तरंगे छोड़ रही होंगी। तो ये जो पार्टिकल है, जितना इसका मास होगा, ये डिपेंड करता है ना कि मैं इसको कितना देख रहा हूँ। समझ रहे हो रिलेटिव मास? अरे समझ में आ रहा है रिलेटिव मास मतलब क्या हुआ? 3 तरह का मास मैंने बताया था यूनिवर्स में होता है। रेस्ट मास, पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो तिरंगे को छोड़ रहा है, ठीक है। जो तिरंगे को छोड़, तुम्हारे सामने पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये तुम बोलते हो पार्टिकल का मास जो है 5 किलो है, बट मैंने तो बताया था ना कि जैसे जैसे पार्टिकल को स्पीड मिलती है उसकी मास चेंज होती है। तो ये रिलेटिव नहीं हो गया मास का कॉन्सेप्ट? अगर कोई इंसान कोई और स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये वो इसका वजन कुछ और दिखेगा, तुम इसका वजन कुछ और देख रहे हो, तो मास क्या? रिलेटिव मास है। तो फॉर्मूले में जो इसका मोमेंटम आएगा, जो पार्टिकल मूव कर रही होगी, वो रिलेटिव मास इनटू वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो h/m0v, और इधर क्या 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। एकदम अमित विक्रम मिश्रा बता के बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। कैफ और अर्पित समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। हाँ भैया। तो देखो, जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की मैंने वेवलेंथ बता दी। अब तुम्हारे सामने मैं केस रख के भी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसी को हम बोलते हैं मैटर वेव। भैया कौन सा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है? बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये तो पता ना, लैम h/p होता है, h/p से ही निकाला है मैंने। और क्यों रिलेटिव मास किया, ये खाली पर मैंने बता दिया, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना इस पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम में आएगा, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट मैटर वेव, या इसी को हम लोग प्रोबेबल वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबल वेव। तो देखो ये मैटर की वेव है, मैटर की वेव है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले फोटोन का वेवलेंथ देखे थे, यहाँ पे मैटर का देख रहे हैं। सबसे पहले वाला केस लेते हैं, ये लिख लिए, आगे बढ़े। हाँ भैया। सबसे पहला केस, मुझे बताओ, वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल 0 स्पीड से मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल रेस्ट में है। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी लैम्डा पीएच क्या हो जाएगी? लैम्डा पीए, सॉरी नॉट पीएच, लैम्डा पीए। पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी अगर वो रेस्ट में है? तो v का वैल्यू 0 है अगर, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका। एक कॉन्सेप्ट खाली बताना भूल गया, वो भी बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैटर वेव किसके लिए? मूविंग पार्टिकल के लिए कि स्टेशनरी पार्टिकल के लिए?
मैंने शुरू में बताया था मैटर वेव जब पार्टिकल मूव करता है तो वो कुछ तरंगे को छोड़ता है, तो मैटर वेव जो होता है वो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड है, ठीक है, नॉट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो वो तो कोई मैटर वेव रिलीज ही नहीं कर रहा होगा ना, तो जब पार्टिकल कोई वेव को रिलीज ही नहीं कर रहा तो उसकी वेवलेंथ भी तो कुछ नहीं होगी ना, अनडिफाइंड होगी, कुछ वेवलेंथ ही नहीं होगी, समझ रहे हो? कोई भी पार्टिकल वेव नेचर कब शो करेगा? बैठे बैठे करेगा कि दौड़ते दौड़ते करेगा? दौड़ते दौड़ते। तो जब पार्टिकल रेस्ट में है तो वो तो कोई वेव नेचर शो करेगा ही नहीं, समझ रहा है? रेस्ट कंडीशन में मैटर वेव ही नहीं है तो वेवलेंथ कहाँ से होगी? एक कंडीशन समझना है, ठीक है? ये समझ में आ गया ये लाइन कि अगर पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो अनडिफाइंड है। अब एक कंडीशन समझ, रदरफोर्ड क्या बोलता था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सेलरेटेड है और वो ऑर्बिट में घूम रहा है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है, मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा तुमने, चार्ज पार्टिकल करंट भी पढ़ा होगा, जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है या वो कुछ रेडिएशंस निकालता है। ये तो पता है जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो उसके अंदर से क्या निकलती है, कुछ तरंगे निकलती हैं। तो एक और रदरफोर्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एनर्जी की ऑर्बिट में घूम रही होती है और उससे क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि सारा तो वो खत्म कर दिया फ्यूल के तौर पे, और वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाता, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल जाता, संसार पूरा खत्म हो जाता। जैसे थैनोस चुटकी बजाया संसार खत्म होगा, वैसे ही सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि रदरफोर्ड के डिसएडवांटेज को डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था। डी ब्रॉगली क्या बोलता था कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो वो जो एनर्जी निकाल रहा है, वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मुझे बताना, वो मैटर वेव, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक मैटर वेव बन रही होगी, क्लोज पाथ में चलेगी वो मैटर वेव, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टैंडिंग वेव बनेगी। और जो स्टैंडिंग वेव बढ़ेगी वो खड़ी है, वो क्या है, रुकी हुई है, तरंगे, है ना? तो स्टैंडिंग वेव बने, स्टैंडिंग वेव तो उस पाथ पे फिक्स्ड है, वो तो कहीं पे लिबरेट नहीं हो रही है, समझ रहा है? एनर्जी रिलीज तो नहीं हो रहा है, वो तो एक स्टैंडिंग वेव बन गई, एक चारों तरफ ऑर्बिट के चारों तरफ एक क्या, एक वेव बन गई, स्टैंडिंग वेव बन गई, वो अपना एनर्जी सराउंडिंग में तो रिलीज नहीं कर रही, समझ रहे हो इस चीज को? खड़ी हुई है, रुकी हुई वेव से एनर्जी रिलीज नहीं कर रही है। जब एनर्जी रिलीज नहीं कर, इसका मतलब क्या है, फोटोन तो रिलीज हुआ ही नहीं, और जब फोटोन रिलीज नहीं हुआ, इसीलिए एक ऑर्बिट में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो बच गया बिकॉज ऑफ डी ब्रॉगली, और कईयों का मॉडल को इसने बचाया है। रदरफोर्ड कहता था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो कुछ रेडिएशन निकालता है, तो अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन उसको तो मिल जाना, क्योंकि सारा एनर्जी तो अपना बाहर निकाल दिया, लेकिन वो तो क्या, वो तो मिल जाना चाहिए था उसको न्यूक्लियस में। लेकिन इधर आया डी ब्रॉगली कहता है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल है तो वो मैटर वेव निकालेगा, वो मैटर वेव स्टैंडिंग वेव बनाएगा। इट इज जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, जब वो इंसान फाट कर रहा है, गैस छोड़ रहा है, वो अपना गैस को खुद खा जा रहा है। जब पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, जब अपना जो भी सूसू पॉटी कर रहा है वो खुद ही खा जा रहा है, अगर तो एनर्जी रिलीज कहाँ हुई, सराउंडिंग में। जब एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज नहीं हुई तो इसका मतलब उसकी एनर्जी तो फिक्स है ना उस पूरे ऑर्बिट की, तो वो क्यों जाएगा न्यूक्लियस में? जब उसकी एनर्जी कम होती तब वो जाता ना हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, फ्रॉम जंप करता फ्रॉम n बराबर 2 टू n बराबर 1, n बराबर 4 टू n बराबर 1। समझ में आ रहा है ये रदरफोर्ड का जो डिसएडवांटेज है कैसे प्रूव किया? अच्छा, सेकंड कंडीशन ले लो, अगर मैं जो पार्टिकल है उसको लाइट की स्पीड से फेंक दूं, v बराबर c कर दूं, पार्टिकल को लाइट की स्पीड से फेंका, तब बताओ वेवलेंथ क्या होगी? लाइट की स्पीड से फेंकने पे वेवलेंथ क्या होगी बताओ? देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं v को c कर दूंगा तो क्या होगा, c बाई सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो जब पार्टिकल रेस्ट पे था तो मैटर वेव था ही नहीं, लेकिन जब पार्टिकल को एकदम लाइट की स्पीड से फेंक दी तो जो वेवलेंथ, जो तरंगे बन रही है उनकी वेवलेंथ ही नहीं है, इसका मतलब लंबाई ही नहीं है, तो इट इज अगेन नॉट डिफाइंड। क्योंकि पहली बात तो कोई भी पार्टिकल जो होता है वो लाइट की स्पीड से जा ही नहीं सकता है, सबसे पहली बात तो ये भी है। लाइट पता है ना, लाइट की स्पीड से तुम इसको नहीं फेंक सकते हो, तुम इसके नियर रेंज पार्टिकल को फेंक सकते हो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सिर्फ लाइट ही स्पीड अचीव कर सकता है, उसके फोटॉन्स। दुनिया में कोई भी पार्टिकल नहीं अचीव कर सकता, अभी गॉड पार्टिकल लोग खोज रहे हैं लेकिन नहीं अचीव कर पाता है।
मतलब तुम इस बॉटल को या कितना ही दुनिया में संसार में आगे शक्ति लगा दो, तुम इसको लाइट की स्पीड से नहीं फेंक पाओगे, उसके नियर रेंज फेंक पाओगे। अगर तुमने इसको लाइट की स्पीड से फेंक दी तो उसकी वेवलेंथ जीरो हो जाएगी। पहली बात तो कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये कह रहा है कि तरंग है, लेकिन वो तरंग की लंबाई जो है वेवलेंथ का एकदम जीरो है, यानी है भी और नहीं भी, तो मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये भी नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तुम ये कह रहे हो तरंग है और वेवलेंथ जीरो है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक वेव है जिसकी कोई वेवलेंथ ही नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, नॉट पॉसिबल। तीसरा, अगर मैं लाइट की जो पार्टिकल मैं फेंक रहा हूँ उस पार्टिकल की मैंने स्पीड को बहुत 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 कम कर दी, मतलब लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और तुमने मान लो कि शोएब अख्तर की स्पीड से फेंक दी 100, या बुमराह की स्पीड से फेंक दी। बुमराह कितना फेंकता है पता है? कितना स्पीड है? 140। भुवनेश्वर की 140, तो बुमराह की 148 150 तक है बुमराह की स्पीड। तो अगर तुमने बुमराह की स्पीड से फेंक दी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तुमने देखो लाइट की स्पीड जितना बरोबर नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन उसके बहुत कम स्पीड से फेंक दी। जब बहुत कम स्पीड से फेंकी तो v/c क्या हो जाएगा? v/c वेरी लेस देन 1, क्योंकि इसको c से डिवाइड किया दोनों साइड को, तो v/c क्या हो जाएगा? वेरी 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 लेस देन 1 हो जाएगा। जब ये वेरी 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 लेस देन 1 हो जाएगा तो मुझे बताओ, क्या ये v/c वेरी 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 लेस देन 1 हो जाएगा तो ये h/m0v हो जाएगा? हाँ। तो इस केस में जो लैम्डा आएगा उस पार्टिकल का, वो क्या हो जाएगा? h/m0v। ठीक है, m0v। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे, यानी इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, इतना छोटा हो जाएगा ये। अगला एक और क्वेश्चन ये है, अगर मैंने इसको रेंज में फेंका, इज इन रेंज ऑफ सी, रेंज RANGE, रेंज ऑफ सी मतलब तुमने c/2 के स्पीड से फेंक दिया, c/3 के स्पीड से फेंक दिया, c/5 के 1/3 वेलोसिटी के स्पीड से फेंक दिया। जब c के रेंज में फेंका तो मुझे बताओ तुम क्या फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ पे तो फिर कुछ भी हो सकता है जब c के रेंज में फेंका, तो क्योंकि ये v²/c² है, कुछ भी हो सकता है फिर तो, मतलब c के स्पीड से c/2 के स्पीड से फेंका तो अलग आंसर आएगा, c/3 के अलग आंसर आएगा। तो उससे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे, यही वाला को लिख लेंगे, इस पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इस वाले में तो क्या लिखेंगे हम लोग? लैम्डा पार्टिकल जो होगा वो h बाई रिलेटिव मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो? ये 4 कंडीशन हुई, गौर से समझ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये पार्टिकल अगर रेस्ट में तुम्हारे सामने पॉपकॉर्न देख रहा है, मूवी खा रहा है, पार्टिकल तुम्हारे साथ मिलके, तो ये कोई वेव नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब तुम्हारे बगल में अगर तुम गर्लफ्रेंड को लेके बैठे हो तो वो कोई वेव नहीं छोड़ रही है, टेंशन का बात नहीं है, तुम कोई तरंगे नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम लाइट की स्पीड से जा रहे हो तो जो तुम तरंगे छोड़ोगे कोई मतलब नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो तरंग, क्योंकि वो तो ये कहता है कि वेवलेंथ जो है वो तो जीरो हो जाएगी, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन अगर तुमने इसको फेंक दी लाइट से बहुत कम स्पीड में, जो इसके जो वेव जो जब लाइट की बहुत कम स्पीड से जो पार्टिकल को फेंकोगे तो उसके पीछे जो पार्टिकल जो छोड़ रहा होगा ये जो पार्टिकल पीछे जो अपने तरंगे को छोड़ रहा होगा, वो तरंगे की जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी? h/m0v। उसको रेस्ट मास की तरह उसका कंसिडर कर सकते हो, मान सकते हो कि रेस्ट में ही है, रेस्ट मास कंसिडर करना है। फॉर्मूला में क्या लगाना है? h/m0v। लेकिन अगर पार्टिकल c के रेंज में, मतलब c/2 c/3, तो तुम्हें इसका रिलेटिव मास लिखना है फॉर्मूले में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? भैया फोर्थ वाला कैसे हो, लैम्डा पार्टिकल है वो नहीं समझ में। पार्टिकल लैम्डा देखो क्या नहीं, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में ये कह रहा हूँ, कभी मैं ना जो v है, v को मैं c/2 कर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे आंसर कुछ अलग आएगा, और अगर मैं v को c/3 कर दूं या c/5 कर दूं तो अलग आंसर आएगा। तो इतना झंझट में नहीं पड़ना, इस सेंस में जाना ही नहीं, इधर जाना ही नहीं है, सिर्फ यही वाला इधर तक ही रुक जाना है अपने को। ठीक है, तो एक ही चीज है ना, तो ये h अपॉन क्या हो जाएगा? mRv हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं जो पार्टिकल को फेंक रहा हूँ लाइट की स्पीड के रेंज में, मतलब लाइट से आधी स्पीड में, 1/3 स्पीड में, तब मैं उसका रिलेटिव मास लगाऊंगा। लेकिन पार्टिकल अगर मान लो बुमराह की स्पीड से चल रहा है, तुमने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फेंक दी, 180 किलोमीटर, हाईएस्ट आज तक पता है कितना कितना किलोमीटर का फेंका गया है? बता सकते हो अमित विक्रम, बता सकते हो? बॉल कितनी स्पीड से फेंका गया है? 162। हाँ, 162। डेंट कोई था आईपीएल में फेंका था किसी ने 160 समथिंग। ठीक है, तो पता नहीं, लेकिन देखो मैं पार्टिकल को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंक रहा हूँ। अभी सवाल कराऊंगा तुझे, 2 सवाल कराऊंगा, देख ले, पहले लिख ले, यहाँ पे सवाल लिख ले, बच्चे से सवाल है, तुम्हें पता करना है फाइंड लैम्डा ऑफ द पार्टिकल। लैम्डा ऑफ पार्टिकल मतलब हमेशा ये समझना कि पार्टिकल चल रहा है और पीछे में तरंगे जा रही हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विथ
first electron if it will moves with velocity 1/3 of velocity of light। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम थ्रोन विथ स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब तुम्हें निकालना है लैम्डा ऑफ पार्टिकल मतलब क्रिकेट बॉल। सुन, अभी तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, मैं कह रहा हूँ। पहला वाला सवाल देख, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से। एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में। जब वो एक्सेलरेटेड है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो लाइट के रेंज में, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ तो? वही वाला H/m रिलेटिव मास वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 2v। और रिलेटिव मास वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, H/m0 v 1। अब देखो रिलेटिव मास से फिर लिख देना ये फॉर्मूला, ठीक है, 1 - v²/c², ठीक है, लिख दिया। अब v का वैल्यू क्या दे रखा है, c/3, अरे दे रखा है ना, 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 2√2 H/m0c, क्योंकि इधर v का वैल्यू क्या लिखोगे तुम, v = c/3, ठीक है, तो 2√2 H/m0c, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 0.01, सॉरी, लैम्डा का वैल्यू आएगा 0.01 एंगस्ट्रॉम लगभग आएगा, कैलकुलेट कर लेना, इतना आएगा। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बोला। अब तुम यार कंफ्यूज मत होना, फोटोन के बारे में जब बात चलती है, फोटोन मतलब ये फोटोन जो लाइट का पार्टिकल है, जब फोटोन के बारे में बात चल रही है, जब फोटोन के बारे में बात चल रही है, उस केस में लैम्डा जो होता है पार्टिकल फोटोन का, वो H/, क्या होता है, उसकी मोमेंटम। फोटोन की मैंने डायग्राम बना के बताया था, फोटोन कैसा दिखता है, एनर्जी पैकेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो भैया अपने ही ऑर्बिट में मूव किए जा रहा है। जब वो किए जा रहा है तो वो मैटर वेव बना रहा है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है। समझ रहे हो इस चीज को, कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, उड़ तो नहीं गए? ये देखो, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा होता है तो वो क्या करता है, फोटोन को रिलीज करता है, क्योंकि जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे सडन चला गया ना, एनर्जी तो रिलीज हो गई, वो एनर्जी फोटोन में रिलीज हो गई, ठीक है। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है और वो सेकंड ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वेव्स को रेडिएट करेगा। वो जो वेव होगी वो क्या होगी, मैटर वेव होंगी, और उस केस में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा। समझ रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन घूम रही है एक ही ऑर्बिट में, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा। अगर एनर्जी रिलीज होता है तो वो अपने नीचे वाले ऑर्बिट में जाती और वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकल जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमे जा रही है, मैटर वेव बनाएंगी, फोटोन नहीं बनाएंगी। वो जो मैटर वेव बनाएंगी, वो मैटर वेव का वेवलेंथ जो होगा वो ये होगा, लगभग इतना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ समझ गया। कैसे लाइट ओरिजिनेट होता है? लाइट ओरिजिनेट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जा रहा होता है, मतलब हाई टू लो जा रहा होता है। अब जब वो हाई टू लो एनर्जी में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन अगर वही सेम इलेक्ट्रॉन अगर फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले तो वो अपने हायर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। खैर एनीवेज, तो अब मुझे ये बताओ, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज़ कम समझ में आएगा। इसके लिए बताओ, इस वाले के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? क्रिकेट बॉल है जिसका वजन 100 ग्राम है, उसको 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फेंका, तो पहले 180 किलोमीटर प्रति घंटा को कैलकुलेट कर ले मीटर पर सेकंड में, तो ये 5/18 कर दिया। ये पता है कि नहीं पता कि जब भी तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं पता तो पता कर लो। ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। मैंने बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दी। जब मैंने बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दी तो ये बहुत कम है, मतलब लाइट की स्पीड से वेरी 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 लेस देन। तो ये क्या हो जाएगा, इधर m0 v लगाएंगे और क्रिकेट बॉल का क्या लगाएंगे,
मास लगाएंगे, समझ रहे हो? क्रिकेट बॉल का मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब किलोग्राम में बताओ 10⁻⁻1 kg हो जाएगा भाई कि नहीं? 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम को कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे बताओ? 100 इंटू 10⁻³ kg, एक ही बात है ऐसे तो। वही यार, इंटू वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी 50 है, और इसका वैल्यू क्या लिखोगे? 6.6 इंटू 10⁻34, और ये आएगा 6.62 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻34। देख लो एक तरीके से, ये 50 था और ये 1/10 है तो 5 कर दिया मैंने। अच्छा मुझे बताओ, तुमने निकल जानते हो? निकल 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 का क्रिस्टल, निकल का जो क्रिस्टल होता है ना, जो 2 एटम होता है, वो 2 एटम के बीच में जो दूरी होता है ना, वो लगभग इंटर एटॉमिक रेंज मतलब इतने 0.01 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही थी अपने ऑर्बिट के अराउंड, तो जो मैटर वेव निकल रही थी वो मैटर वेव इतनी एंगस्ट्रॉम की थी, 0.01 एंगस्ट्रॉम की। उस मैटर वेव को तुम डिटेक्ट कर सकते हो अगर तुम वहां पे निकल का क्रिस्टल ले गए, क्योंकि निकल का क्रिस्टल के बीच में ये देख लो, ये मैं तुम्हारे सामने एक स्पेस बना रहा हूँ, ये स्पेस मैंने बनाया, 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रही है एक ऑर्बिट में, ठीक है? रुको बनेगा, ये दूसरा ऑर्बिट है और ये तीसरा ऑर्बिट ऐसे घूम रही है, ये न्यूक्लियस है। रुको बन रहा है, एक सेकंड। हाँ तो देखो अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने मानी, ये इलेक्ट्रॉन, ये अगर घूम रही है अपने ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये मैटर वेव निकालेगी। वो जो मैटर वेव निकल रही होंगी, वो मैटर वेव को तुम डिटेक्ट कर सकते हो। वो स्टैंडिंग वेव है, मैटर वेव को डिटेक्ट कर सकते हो कैसे? यहाँ पे तुम एक निकल का क्रिस्टल ले आओ, मतलब निकल में क्या होता है, 2 एटम के बीच का डिस्टेंस लगभग इंटर एटॉमिक रेंज में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो इसमें से क्या ये पास करेगी, जब पास करेगी तो क्या हो जाएगा, जब पास करेगी तो समझ रहे हो इस चीज़ को, तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा और तुम प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये क्रिकेट बॉल वाला देखो, क्रिकेट बॉल, ये इसका वेवलेंथ 10⁻34 है, 10⁻10 नहीं है, 34 -34। समझो इस चीज को, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻15 फर्मी के रेंज में होता है, और ये उससे भी कम है, -34 के साइज में है। तो इतना छोटा तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। जिस दिन तू कोई ऑब्जेक्ट ले आएगा जिसका साइज 10⁻34 इतना छोटा होगा, तब तू क्या कर पाएगा, इस क्रिकेट बॉल से जो रेडिएशन निकल रही है तो उसको डिटेक्ट कर पाएगा। समझ रहा है? क्रिकेट बॉल से जो रेडिएशन निकल रही होगी, यानी मैंने इस क्रिकेट बॉल को अगर फेंका 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जब मैंने फेंका तो तू क्या करेगा, तब उससे वेव निकलेगी, लेकिन वो वेव क्या होगी, एकदम नेग्लिजिबल वेवलेंथ की होगी। उसके लिए तेरे पास कोई डिवाइस ही नहीं है, नेचर में हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उसको डिटेक्ट कर पाए। डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, डिफ्रैक्शन, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इतना छोटा साइज का तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं जिससे वो टकराए और वो डिफ्रैक्शन करे और हम अपनी आंखों से देख पाए। अरे क्लियर हो रहा है ये चीज कि नहीं हो रहा है? हाँ भैया। क्यों? एक देखो, यानी जो डी ब्रॉगली, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ क्वेश्चन का, डी ब्रॉगली जो है ये माइक्रो पार्टिकल के लिए, तो तुम ये प्रूव हो चुका है। वैसे डेविसन और जर्मर बोल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकल के क्रिस्टल को लेके प्रूव कर दिया। तो ये माइक्रो पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली को प्रूव किया जा चुका है, लेकिन जो मैक्रो पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल कार, बाइक, क्रिकेट बॉल, स्टेडियम में रखा हुआ बॉल, इसके लिए तुम प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, और कभी होगा भी नहीं इतना छोटा एलिमेंट हमारे नेचर में। मैक्रो पार्टिकल के लिए तो छोटा एलिमेंट हमारे नेचर में है ही नहीं, तो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे इसको। लेकिन इसके लिए प्रूव कर दिया, तो इसीलिए इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोला गया है। क्योंकि समझ रहे हो अब ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है डी ब्रॉगली के लिए? तो मतलब डी ब्रॉगली, अच्छा मुझे बताओ, क्या डी ब्रॉगली इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो? नो नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो पार्टिकल। पूरे नेचर में जितने पार्टिकल है सबके लिए वैलिड है, बट प्रैक्टिकली प्रूव्ड ओनली फॉर द माइक्रो पार्टिकल। It is applicable to every particle in our universe, even a body, even a car, even an object. De Broglie is valid for everyone, every particle, because De Broglie is saying कि every particle, even this tablet is also emitting the radiation in the form of matter wave. ठीक है? तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, बट प्रैक्टिकली प्रूव अभी तक सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए हुआ है। माइक्रो पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ है।
समझ रहे हो? अल्फा अच्छा भैया, पार्टिकल के लिए जब हुआ है। तक हाँ अभी तक तो बस माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए हुआ है, तो हम लोग कैसे उस बेसिस पे बोलेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे भी एप्लीकेबल है, नहीं नहीं, ये तो जब प्रूफ ही नहीं हुआ है तो उसके लिए। इसने क्या बनाया, इसने सबसे पहले डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस क्या बोला, इसने बोला कि देखो ये हाइपोथेसिस में क्या लिख के रखा है, एवरी पार्टिकल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डुअल नेचर को। डी ब्रॉगली ने इतना बोला, सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है, डुअल नेचर हर एक पार्टिकल पे। डी ब्रॉगली कहता है कि संसार में कोई भी पार्टिकल है, साइंटिस्ट बोले अच्छा कोई भी पार्टिकल है, चल एक काम कर एटम के लिए प्रूफ करके बता डी ब्रॉगली। तो एटम बोलता है, डी ब्रॉगली बोलता है चल कोई बात नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ले ले, तुझे को तो पार्टिकल से मतलब है ना, चाहे मैं ये रिमोट लूं, चाहे मैं टैबलेट लूं, चाहे मैं ये रिंग लूं, तुम्हें किससे मतलब है, पार्टिकल से मतलब है, कोई बात नहीं। ये अगर मैं जो रिंग के लिए वैलिड है वही इसके लिए वैलिड है, वही इसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो उन्होंने बोला चल पहले तो एटम के लिए प्रूव कर, तो एटम में पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव कर, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे देखा हाँ मिल गया, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास क्या था, हमारे पास निकल्स का क्रिस्टल भी था, तो उससे वो प्रूव हो गया, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे रखा, सेम साइज था निकल क्रिस्टल का जितना रेडिएशन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे हल्का पार्टिकल है, और उसको स्पीड में हमने देख बहुत ज्यादा दे दिया, c/3 दे दिया, तो इतना कम वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर पाए हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में उससे हम डिटेक्ट कर पाए हैं कि नहीं, डी ब्रॉगली तो सही बोल रहा है, पार्टिकल से वेव निकल रही है, उसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इतना जो बड़ा पार्टिकल है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता तो मे भी हम क्या बोलते हैं उसको डिटेक्ट कर पाते, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है यार, ऑनेस्टली इतना छोटा साइज का ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, तो हम कैसे बता दें। डी ब्रॉगली बोलता है चलो जाओ, जब लेके आओगे तब बताना मेरा हाइपोथेसिस सही है, क्योंकि डी ब्रॉगली सही है तभी रदरफोर्ड मॉडल बच पाया है, नहीं तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से वो रेडिएशन एमिट करता, फोटोन एमिट करता, लेकिन डी ब्रॉगली बोलता है फोटोन एमिट नहीं करता, वो मैटर वेव एमिट करता है, एक ऑर्बिट में घूमता है जब वो, और उसका एनर्जी सेम रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अभी भी? हाँ तो डी ब्रॉगली नीट का आया हुआ सवाल है, एप्लीकेबल संसार में सारे पार्टिकल के लिए है, अलग बात है हम प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए हैं, हम नहीं कर पाए, हमारी इनकैपेसिटी, तुम भी नहीं कर पाओगे, लिख के देता हूं मैं। तो डी ब्रॉगली इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो पार्टिकल, बट practically proved only for micro particle. Why? Because obstacle of wave, this wavelength range is possible, ठीक है, इसीलिए वो माइक्रो पार्टिकल के लिए प्रूव हो पाया है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अमित विक्रम मिश्रा, हाँ भैया। मुझे ये बताओ रदरफोर्ड मॉडल को डी ब्रॉगली ने कैसे बचाया, उसके डिसएडवांटेज को कैसे उसने बोला कि नहीं ये सही है। बोलो, डी ब्रॉगली ने, हाउ डी ब्रॉगली सेव्ड द रदरफोर्ड मॉडल। क्या हुआ यार, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो, गलत होगा होगा। ठीक है, क्या समझाएगा मुझे, डी ब्रॉगली ने कैसे रदरफोर्ड को वो किया, रदरफोर्ड मॉडल को संभाला, या उसकी कमियों को, मतलब जो उसका ड्रॉबैक था उसको हटा दिया डी ब्रॉगली ने, बताओ। भैया रदरफोर्ड बोले थे कि जैसे जो मूव करता है तो वो ना फोटोन रिलीज करता है, तो एनर्जी तो एक्सीलरेट मतलब एक्सीलरेशन चलते हैं, तो कैसे एनर्जी रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो तो इलेक्ट्रॉन तो जाके इसमें मर्ज हो जाएगा न्यूट्रॉन में, हाँ घूमते घूमते अपना ऑर्बिट को ये करके, तो वही डी ब्रॉगली बोला कि इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता है, हाँ न्यूक्लियस में जाके, तो वो बोला कि मीटर वेव होता है ना, वो अपने जो एक्सिस पे घूमता है, कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने, कैसे मतलब सेल चेंज नहीं करता है, अपनी एक्सिस पे घूमता है, वो मतलब ये रेडिएशन रिलीज करता है। वो फोटोन रिलीज नहीं करता, वो मैटर वेव रिलीज करता है, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब हाँ, जैसे कि एक लास्ट बार समझा दूँ, जैसे ये रिंग है, ये रिंग एक ऑर्बिट है,
इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ये मैटर वेव रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है ये और अंदर चला जाता है, जंप कर जाता है, ये तब एनर्जी रिलीज करता है और वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलता है। तुम्हारे सामने मैंने दो रिंग ले लिया फॉर एग्जांपल, अब आप ही समझ लो, एक मेरा चश्मा है, एक मेरा रिंग है, दिख रहा होगा गौर से। तो जो चश्मे वाला जो ऑर्बिट है, अगर इस पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये लाइट रेडिएशन को नहीं निकालेगा अपने एक्सेलरेशन प्रॉपर्टी की वजह से। ये क्या करेगा, मैटर वेव को निकालेगा जब ये घूम रहा होगा। लेकिन जब ये अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो क्या होगा, तब ये एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है ये कोई एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा, ये एक स्टैंडिंग वेव बना रहा है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है। जब ये बाहर वाले चश्मे में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, स्टैंडिंग वेव बना रहा है, फिक्स्ड एनर्जी है, कोई भी एनर्जी उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं वो मैटर वेव होता है। इसीलिए वो न्यूक्लियस में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा है, मतलब लिबरेट नहीं कर रहा है, उसको वेस्ट नहीं कर रहा है। वो एक पूरे ऑर्बिट में क्या है, फिक्स्ड है एनर्जी। तुम इधर क्या ला रहे हो, पार्टिकल को ले आ रहे हो, तुम उधर से डिफ्रैक्शन करवा दे रहे हो, तो तुम बोल दे रहे हो हाँ ये सही एक्सपेरिमेंट है। समझ में आया अर्पित की नहीं आया? हाँ समझ गया मैं। तो दिस वॉज अबाउट द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ये लिटरली बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे जनों को नहीं समझ आता है। सो अमित विक्रम मिश्रा, आप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया आया। अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो, मुझे तुमसे पूछते समझाने के लिए, क्या हो जाता तुमको? तुमसे बात कर रहे हैं अमित विक्रम मिश्रा। ये 4 कंडीशन है, ये नीट में आता है, ठीक है? 4 कंडीशन है। अभी तक आज का क्लास में किसी को भी कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, अगर नहीं डाउट है तो फिर